जय हिंद एवरीवन। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौर और इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उसी सीरीज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये जो वीडियो है, दिस इज रियल प्रॉब्लम बिहाइंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि पर्सनालिटी के कितने डायमेंशंस होते हैं। और मैंने ये भी कोशिश करी थी कि आप अपने आप को वहां डायमेंशंस में रख के देखो, इवैल्यूएट करके देखो कि आप कहां पे आते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर हर्डल होता है, जिसको कोई एड्रेस नहीं करता है। आप लाख पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की क्लासेस चले जाओ, लाख वीडियोस देख लो, लेकिन आपने आपको ईमानदारी से कोई कभी इवैल्यूएट नहीं करता। बट ईमानदारी की नहीं है बात, इंफॉर्मेशन की है, बात रिसर्च की है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह बताऊंगा कि मूल वजह क्या है, बेसिक रीजन क्या है। हमारी सबकी पर्सनालिटी परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती, ना मेरी है ना आपकी है, और ना जिनको हम आइडियल मानते हैं उनकी रही होगी। हर किसी की पर्सनालिटी में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, कोई ना कोई कमी होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी की कमी को आइडेंटिफाई करें, और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर कोई बड़ी भारी कमी है पर्सनालिटी में, मतलब पर्सनालिटी मतलब लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं कि अगर मेरे ट्रेट्स में कोई भारी कमी है तो मैं उस कमी को दूर कर दूं पूरा हमेशा हमेशा के लिए, शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरे अंदर ये कमी है तो मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं उसको थोड़ा कवर करने की, कोशिश कर सकता हूं उसको थोड़ा इंप्रूव करने की। तो यहां पे आज इस वीडियो में अपन यही समझेंगे, और मैं आपको अगेन सोचने पे मजबूर करूंगा इस वीडियो के बाद में कि आप पता लगाओ कि आप कहां पे कम हो रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम आप एक्चुअली फेस कर रहे हो, और उस प्रॉब्लम की जड़ कहां पे है। क्योंकि कभी भी किसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है ना, तो उस प्रॉब्लम की जड़ पे जाओ और उसकी जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और क्योंकि मैं जड़ की बात कर रहा हूं तो मैं आपको जड़ दिखाता हूं, और जड़ दिखा के इस वीडियो को मैं आपके लिए शुरू करता हूं। तो ये देखिए, यहां पे आपको दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ आपको बड़ा सूखा सा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर न पत्तियां हैं, न फूल है, न फल है, सिर्फ टहनियां निकली हुई है। और वहीं दूसरा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हरी भरी पत्तियां हैं, और अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो फल फूल भी दिख जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो टॉपिक है मेरा कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये दो फोटोग्राफ्स दिखा के मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं। तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप खुद सोचो कि ये वाला जो पेड़ है ये इतना सूखा क्यों रहा होगा, और ये वाला जो पेड़ है ये इतना हरा भरा क्यों रहा होगा। बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है? बेसिक डिफरेंस यहां हो सकता है, यहां हो सकता है बेसिक डिफरेंस, राइट। अगर इस पेड़ को ठीक से पानी मिला होता, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले होते, तो ऊपर क्या होता? क्या ऐसा बंजर मामला होता? ऊपर नहीं होता ना, ऊपर हरियाली होती, फल वल लटके हुए होते, हरी भरी पत्तियां होती। इसको मिला है, ये देखो, इसको जड़ में अच्छा पानी मिला है तो इसकी जड़ें भी काफी गहरी गई, और ऊपर जड़ों ने गहरी जाके सारे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए और इस पेड़ को पहुंचाया। अब ये साइंस आप मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन मैं इस साइंस के द्वारा आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में भी यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है हमारी लाइफ में। हमारी पर्सनालिटी में कोई कमी होती है ना, उस कमी की वजह यहां नहीं होती, हम इसको ठीक करना चाहते हैं। अरे इसको ठीक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक यहां करना पड़ेगा। अगर यहां पे ठीक होता है तो यहां पे अपने आप ठीक हो जाता है, समझ रहे हो। अगर जड़ सही होती है तो फल फूल पत्ते सब बढ़िया आते हैं, और अगर जड़ में ही प्रॉब्लम आ जाती है तो ये ऊपर फिर एकदम बंजर हो जाता है मामला। तो बेसिक हमारे साथ में प्रॉब्लम यह है कि जिन जिन भी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में हम कमजोर हैं, तो उसका जो जड़ है हमारे बचपन में है। हम यंग एज में आके अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा अनकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हमको हमेशा पीछे खींचता है, क्योंकि उसके जड़ में पानी नहीं दिया गया है।
उसके जड़ में पानी मिलेगा, वहां पे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो बाहर अपने आप बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे आपको। ऐसा हो जाएगा हरा भरा पेड़, राइट। एक और फोटोग्राफ देखो इसी बात को और समझने के लिए। यहां पे अगेन वही सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एम्फेसाइज करके बता रहा हूं कि अगेन एक पेड़ है, एक तरफ पानी मिला, एक पेड़ को पानी नहीं मिला। जिस पेड़ को, ये एक ही पेड़ में मतलब एक्चुअली दो पेड़ दिखाना चाह रहा हूं मैं, वही फोटोग्राफ है, उसका रिपीटेशन है। एक और अच्छा फोटोग्राफ मेरे को दिखा था तो मैंने रख लिया उसको, लेकिन बेसिकली बात वही है कि जिस पेड़ की जड़ को पानी नहीं मिलेगा या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो फल फूल नहीं देगी। जिसको मिलेगा वो फल फूल देंगे। अब ये जो बात है, ये तो आप समझ गए कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि पर्सनालिटी में जो कोई कमियां होती है, उन कमियों की मूल वजह बचपन में होती, कि बचपन में कुछ कमियां रह गई, पढ़ाई में कमी रह गई, पालन पोषण में कमी रह गई, न्यूट्रिएंट्स में कमी रह गई। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको बचपन में अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो वो बड़ा होने के बाद में फिजिकली फिट नहीं होगा। कोई बच्चा है जिसको बचपन में, जिसका बेस फाउंडेशन अच्छा नहीं बन पाया पढ़ाई का, तो वो बेचारा हमेशा पढ़ाई में स्ट्रगल करता रहेगा। कोई बच्चा है जिसको बचपन में बहुत बुरा व्यवहार झेलना पड़ा घर के अंदर, या जो भी उसके गार्जियंस थे उनके हाथों, तो वो बच्चा हमेशा लाइफ में बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और बड़ा गुस्सैल रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। ये बात समझो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, या आप पढ़ने में एकदम वीक हो, या आप बहुत चिड़चिड़े हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इनमें से हर गुण में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे अंदर है। कभी कभी हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी हम कहीं कहीं हम पढ़ाई में वीक भी हो जाते हैं, कहीं कहीं हम फिजिकली फिटनेस में भी पीछे हो सकते। तो अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली कहां पे थी हमको। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं, इसी पॉइंट को और अच्छे से समझाने के लिए। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी सोची हुई बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक ऑस्ट्रियन स्कॉलर थे, या ऑस्ट्रियन नहीं कहूं, चेकोस्लोवाकियन स्कॉलर थे, जो जर्मन लैंग्वेज में लिखते थे। उनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को ध्यान से समझिए और उस थ्योरी को ध्यान से समझ के अपने आप के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि मेरे साथ में प्रॉब्लम कहां पे हुई। लेकिन इंसान के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होती, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों होता है, या पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप क्यों नहीं हो पाती है, उसको समझने के लिए बहुत बढ़िया थ्योरी है। तो इससे पहले कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, उसकी राह में आने वाली बाधाओं को समझो। और ये बाधा इस अगली थ्योरी से सबसे अच्छे से समझ में आएगी, जिसको सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी कहा जाता है। कई लोग इसको फ्रॉड पढ़ते, ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉइड है, तो आप भी इसको फ्रॉइड ही बोलना, सिगमंड फ्रॉइड। वैसे जर्मन लैंग्वेज में सिगमंड नहीं बोलते, जिगमंड बोलते, बट ठीक है, हम अंग्रेजी बोलते तो हम सिगमंड फ्रॉइड बोलेंगे। अब सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी क्या है, वो इस फोटोग्राफ से समझ में आ रहा है। इस फोटोग्राफ में एक आईडी दिख रहा है आपको, बहुत बहुत बड़ा सा। ये आईडी वो आईडी नहीं आपका आधार कार्ड का, ये आईडी लैटिन वर्ड से लिया गया आईडी है, जिसका मतलब होता है मूल स्वभाव। आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिसका मतलब होता है बेसिक नेचर, मूल स्वभाव। इस आईडी के ऊपर होता है ईगो और सुपर ईगो। अब ये ईगो वो ईगो नहीं है जो हम जनरली समझते हैं कि ये मेरा ईगो है, हां, पर उससे रिलेटेड ही है। और एक होता है सुपर ईगो, मतलब आप समझ सकते हो ईगो के भी आगे भी सुपर लग जाए तो वो कितना सुपर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आईडी, उसके बाद है आपका ईगो, और फिर है आपका सुपर ईगो। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि कोई आइसबर्ग होता है। अब अगर यहां पे एक जहाज चल रहा है, तो इस जहाज को आइसबर्ग का सिर्फ क्या दिखाई देगा, टिप दिखाई देगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो ये बात आप। लेकिन एक्चुअल आइसबर्ग जो होता है वो तो समुद्र के नीचे होता है, और वो बहुत बड़ा होता है। ये होता है हमारा मूल स्वभाव, जिसको हम अपना अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, या सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में इसको अनकॉन्शियस माइंड कहा गया है। दूसरा आपका होता है प्री कॉन्शियस माइंड। ये प्री कॉन्शियस माइंड आपका ईगो होता है। और तीसरा होता है आपका कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड आपका सुपर ईगो होता है। तो ये आपका आईडी जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, फिर आपका होता है ईगो जो आपका प्री कॉन्शियस माइंड है, और फिर होता है आपका सुपर ईगो जो कि आपका कॉन्शियस माइंड है।
अब इससे होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, या कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और कैसे ये हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इंपैक्ट करता है, इसको समझिए। थोड़ा सा रीड करते हैं इसको। फ्रॉइड सजेस्टेड एन एनालॉजी अबाउट द माइंड. He said that the mind is like an iceberg in the ocean, floating 10% above the water and 90% below, जो कि अपन ने बात करी. About 10% of our behavior are caused by conscious awareness. अब सिगमंड फ्राइड ये बोलते हैं कि जो भी बर्ताव हम करते हैं, जैसा मैं आपसे बर्ताव कर रहा हूं या आप मुझसे बर्ताव कर रहे हो, ये हमारे कॉन्शियसनेस का सिर्फ 10% है। ये हमारी कॉन्शियसनेस का सिर्फ 10% है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। 90% जो हमारा बर्ताव होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। आगे और पढ़ते हैं इसको। डिवीजन ऑफ माइंड इन 3 पार्ट्स। अब क्योंकि माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो सबसे पहला पार्ट जो आईडी है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, जो हमारे व्यवहार के ऊपर 90% असर डालता है, वो हमारा आईडी है। This division of mind includes our basic instincts, inborn dispositions, and animalistic urges. Freud said that ID is totally unconscious, that we are aware of its working. ID operates according to the pleasure principle. Mark it. इसको ये pleasure principle पे वर्क करता है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको समाज के रीति रिवाजों, अच्छाई बुराई, स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ प्लेजर सीक करना चाहता है। ये सबका बेसिक माइंड होता है, ये सबका सब अनकॉन्शियस माइंड होता है। वो सिर्फ क्या करना चाहता है? प्लेजर सीक करना चाहता है। कैसे प्लेजर सीक करना? और प्लेजर सीक करने के साथ साथ इट वॉन्ट्स टू स्टे अवे फ्रॉम द पेनफुल थिंग्स। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि परेशानी होती हो, तकलीफ होती हो, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देना चाहता। तो ये हमारा 90% वाला माइंड होता है जो हमेशा सिर्फ प्लेजर ढूंढता होता है। द आईडी एम्स टू सेटिस्फाई आवर बायोलॉजिकल अर्जेस। अच्छा, आईडी को क्योंकि समाज से कोई मतलब नहीं है, रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं है, आईडी को अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, मॉरल स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो जानता ही नहीं है। वो तो सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, और बेसिक इंस्टिंक्ट्स हमेशा अपने बॉडीली प्लेजर्स को पूरा करने की कोशिश करती। बेसिक इंस्टिंक्ट्स हमेशा क्या करती है? बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। इट इंक्लूड्स द फीलिंग ऑफ हंगर। आपको भूख लगती है तो ये भूख जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड फील करता है, आपका कॉन्शियस माइंड फील नहीं करता, आपका सबकॉन्शियस माइंड फील करता है। कई बार आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपका पेट भरा होता है बट फिर भी कोई बहुत लजीज पकवान देख के आप उसको खाना चाहते हो और खा भी लेते हो। तो एक्चुअली तो आपका कॉन्शियस माइंड तो जानता है ना कि आपका पेट भरा हुआ है, तो फिर भी आप क्यों खा लेते हो? और भरे पेट के बाद भी आप ऊपर से खा लेते हो उस चीज को। क्यों? क्योंकि ये आपके अनकॉन्शियस माइंड, आपके आईडी की इच्छा है, वो पकवान खाने का, उसका मन है, उसका दिल है उसके अंदर कि मेरे को ये पकवान बहुत पसंद है तो मैं ये खाऊंगा। पेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो भरा हुआ है, हेल्थ बिगड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को वो चाहिए। तो ये होता है आपका आईडी। और क्या करता है आईडी? थर्स्ट, प्यास लगी है, सेक्स एंड अदर नेचुरल बॉडी डिजायर एम्ड एट डिराइविंग प्लेजर्स। तो आपका जो 90% बिहेवियर है ना, आप मानो या ना मानो, मतलब मानना ही पड़ेगा आपको, आपका 90% बिहेवियर आपके आईडी से ड्रिवन होता है, आपके इस अनकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ मजा लेना चाहता है, जिंदगी का मजा लेना चाहता है, उसके अलावा इस अनकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं चाहिए। ये अनकॉन्शियस माइंड एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है, या यूं कहूं कि बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। जैसे एक एनिमल होता है, कोई सा भी एनिमल होता है, हम एनिमल्स को अलग अलग दर्जे दे देते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए लाइफ बहुत सॉर्टेड और सिंपल होती है। उनको फूड चाहिए, उनको सेक्स चाहिए, उनको ऑब्वियसली फूड में थर्स्ट वर्स्ट भी आ गया सब, तो उनको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, उनको रेस्ट करना है, उनको फूड चाहिए, और टाइम जब उनका टाइम आएगा तो उनको सेक्स चाहिए। बस ये 3 ही चीज उनको चाहिए होती, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी टाइगर को कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए
पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, टाइगर आ गया यूनिवर्सिटी में कि मैं बीटेक करूंगा, ऑब्वियसली हंसी वाली बात है, नहीं आएगा, उसको नीड ही नहीं है, उसने अपने आप को इवॉल्व ही नहीं किया। जब हमारे एंसेस्टर्स अर्ली मैन थे और पत्थर से पत्थर टकरा के आग जला रहे थे, या उससे भी पहले जो हमारे एंसेस्टर्स अर्ली मैन में भी एकदम इनिशियल स्टेजेस पे थे, तब भी टाइगर वही कर रहा था जो टाइगर आज कर रहा है। आज टाइगर कोई बदल नहीं गया कि जमाना बदला है तो टाइगर ने बोला कि मुझे भी अब बदलना पड़ेगा, बाल बाल कटवा लूं थोड़े वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। वो वैसा का वैसा ही है क्योंकि उसने अपने आईडी से ही अपने आप को चलाया, वो इवॉल्व नहीं हुआ। तो वैसे ही एक एनिमलिस्टिक अर्ज इंसान के अंदर होती है, एंड बिलीव मी वो 90% होती है हमारे अंदर, क्योंकि वी आर एक्चुअली एनिमल्स, हम जानवर हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि वी आर टूल यूजिंग एनिमल्स। ऐसा क्यों है, इसको क्यों मैं इतना सही मान रहा हूं? सिर्फ इसीलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है और मैंने पढ़ी है तो अब मेरे को सही मानना ही पड़ेगा। मैंने जब इसको एवेल्युएट किया तो मेरे को ये थ्योरी बहुत सही लगी, और मैं ये हमेशा कहता आया हूं, अपनी कई क्लासेस में भी मैंने कहा है कि वी आर टूल यूजिंग एनिमल्स। हमसे टूल छीन लो फिर देखो आप हमारा कमाल, हम एनिमल्स को पीछे छोड़ के दिखा देंगे। आप छीनो तो सही एक बार टूल्स, इलेक्ट्रिसिटी छीन लो आप। इलेक्ट्रिसिटी आज भगवान न करे मेरी बात सही हो, लेकिन कल को अगर दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, मैं कह रहा हूं 10 दिन में ये दुनिया मिडाइवल एजेस में पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ये दुनिया 10 दिन में मिडाइवल एजेस पे पहुंच जाएगी। ये काहे का स्मार्ट बोर्ड, ये लाइटें वाइटें काहे की, ये कैमरा सब खत्म। आपके हाथ में जो मोबाइल है खत्म, आपके हाथ में जो लैपटॉप है खत्म, घर की लाइटें बंद, एसी बंद, पंखा बंद, कूलर बंद, सब खत्म। 10 दिन में ये दुनिया मध्यकालीन युग में पहुंच जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने भर से। ट्रेनें बंद, बस बंद, ये सब बंद, टोटली बंद। फिर आप थोड़े से और टूल्स कम कर लो, ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज तो यूं ही ठप्प पड़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत टूल्स और आप कम कर लो, और या फिर सारे ही टूल्स कम कर लो, जो तलवार है और ढाल है और भी तरह तरह के जो टूल्स हम यूज करते हैं। आप एक बार इमेजिन तो करो कि टूल्स हमारी लाइफ से चले जाए, फिर इंसान क्या करेगा? जस्ट इमेजिन कि अब आपकी लाइफ में कोई टूल्स नहीं बचे, तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर जो कपड़े हैं वो गायब, तो अब आप हो गए एनिमल, क्योंकि एनिमल भी ऐसे ही रहता है, राइट? एनिमल तो ऐसे ही रहता है ना। मेरे कई दोस्त बोलते हैं मैं शेर हूं, तो मैं बोलता हूं कपड़े उतारो पहले, क्योंकि शेर तो कपड़े पहनता ही नहीं। फिर तुम्हारी पूंछ कहाँ है? तो खैर पूछ की तो बात नहीं है, लेकिन बात बेसिकली ये है कि जैसे ही हमसे टूल गायब होंगे तो फिर हमारे कपड़े गायब हो जाएंगे। ये जो मकान हम बनाते हैं, ये धीरे धीरे मकान खत्म हो जाएंगे, बने हुए डिटीरियोरेट हो जाएंगे, नए बन नहीं पाएंगे, शेल्टर की कमी पड़ने लग जाएगी हमको, राइट? फूड की कमी पड़ने लग जाएगी, आग कैसे जलाएंगे? अभी टूल तो बचा ही नहीं ना कोई कि गैस ऑन किया, लाइटर जलाया और खाना पका लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो रगड़ने पड़ेंगे पत्थर से पत्थर, तो या तो खाना नहीं मिलेगा, और खाना मिला तो आग नहीं जल पाएगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो फिर आपकी इंस्टिंक्ट्स कैसी हो जाएगी? एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हो जाएगी, सर्वाइव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स आज भी इंसान के अंदर मौजूद है, क्योंकि इंसान बेसिकली एनिमल है। क्योंकि उसको टूल्स मिल गए बहुत सारे, तो वो बुद्धिजीवी हो गया है, वो एडवांस्ड हो गया है, और इसीलिए वो ईगो और सुपर ईगो वाली चीजें आ गई है। लेकिन फिर भी मूलतः ये आईडी ही सबसे स्ट्रांग होता है, और 90% यही हमको ड्राइव करता है। और ये आईडी सिर्फ आपकी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बाधा ही ये आईडी होता है। पर ठीक है, अपन आगे भी देख लेते हैं कि और क्या होता है। दूसरा होता है ईगो। दिस पर्सनालिटी स्ट्रक्चर बिगिंस डेवलपिंग इन चाइल्डहुड एंड कैन बी इंटरप्रिटेड एज द सेल्फ। मैं, अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो छोटे से बच्चे को मैं, तुम, आप, ये सब कुछ पता नहीं होता, उसकी बस इंस्टिंक्ट्स होती है। भूख लगती है उसको, दैट्स इट, है ना? भूख लगती है या नेचर के कॉल्स आते हैं उसको, उसके अलावा उसकी कोई इंस्टिंक्ट नहीं होती, उस समय कुछ भी नहीं होता, तो सेल्फ का फीलिंग भी नहीं होता। लेकिन जब एक बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो फिर उसका एक नाम रखा जाता है, जैसे आपका रखा गया था।
फिर उसको सब बताया जाता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये भैया है, ये दीदी है, वगैरह वगैरह, ये सारे रिलेटिव्स हैं, उसमें तुम ये हो, तुम इसके बेटे हो, उसके बेटे हो, उसके भतीजे हो, उसके ये हो। तो ये सारी जो चीजें होती है, सेल्फ अवेयरनेस, ये सेल्फ होने की अवेयरनेस जो है, ये सेकंड स्टेज पे आती है जब बच्चा लगभग 1-1.5 साल का हो जाता है, तब वो ये चीजें समझने लगता है। अब उसका क्या डेवलप होना शुरू होता है, ईगो। मतलब मैं उस ईगो की बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग आपस में डेवलप कर लेते हैं, उस ईगो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ईगो यहां पे मतलब है कि मैं की भावना, कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम अ सेपरेट एंटिटी देन अदर्स। तो वो जो भावना है वो सेकेंड स्टेज में आपकी डेवलप होती है, जिसको ईगो बोलते हैं। ईगो इज पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस. The ego operates according to the reality principle. If a person is hungry, ID might begin to imagine food and even dream about food, because ID is not rational. The ego, however, will try to determine how to get some real food. Ego helps a person satisfied need through reality. अब जब मैं की भावना डेवलप हुई तो इस मैं की नीड्स भी पूरी करनी है, ये काम भी ईगो करेगा। तो आईडी क्या करेगा, आईडी आपको सिर्फ इच्छा देगा कि बेटा मेरी ये इच्छा हो रही है, अब वो इच्छा आप देख लो आपकी क्या हो रही है। ईगो आपको ये बताएगा कि ये जो इच्छा हो रही है इसको पूरा कैसे करना है। ईगो का तरीका सिर्फ गाइड का है, ईगो सिर्फ ये देखता है कि इसको पूरा कैसे करें। जिस परिवेश में बच्चा डेवलप होता है उस परिवेश में बच्चा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के तरीके ढूंढने लगता है। कोई रो के, कोई हंस के, कोई गा के, कोई किसी और तरीके से, लेकिन हर कोई अपने इच्छाओं को पूरे करने के तरीके ढूंढता। तो ईगो का काम क्या है, आईडी ने इच्छा करी, कोई अर्ज हुआ आईडी को, और ईगो अब ये काम करेगा कि इसको पूरा कैसे करना। ये आज भी है, आज भी आपके मन में जितनी भी इच्छाएं होती है, अच्छी बुरी सारी इच्छाओं की बात कर रहा हूं मैं, वो सारे जो वाइल्ड इमेजिनेशंस भी आप करते हो वो सब आपकी आईडी की देन है। वो सब आपकी किसकी देन है, आईडी की देन है। फिर आपका ईगो आता है और ईगो समझाता है कि इस इच्छा को पूरा कैसे करना है। ईगो क्या करता है, ईगो आपको एक तरीका बताता है कि चलो इस इच्छा को पूरा कैसे करना। अब वो इच्छा कोई सी भी हो सकती है। अब तीसरा आता है सुपर ईगो, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। अब सुपर ईगो क्या है देख लो एक बार। दिस टर्म मीन्स अबव द ईगो। इसका मतलब होता है कि ये ईगो से भी कुछ बड़ी टर्म है। और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इंक्लूड्स द मॉरल आइडियाज दैट अ पर्सन लर्न्स विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी। दीज आर द मॉरल आइडियाज which a person learns within the family and society. तो अब आपको समाज सिखा रहा है। सबसे पहले आईडी ने आपके अंदर इच्छाएं जागृत करी, फिर उसके बाद ईगो ने आपको एक बहुत सिंपल वे बताया कि इसको ऐसे प्राप्त किया जाता है। अब सुपर ईगो जो समाज ने आपके अंदर मॉरल स्टैंडर्ड्स डाले, वो आपको यह समझा रहा है कि यह तरीका गलत है, ऐसे नहीं करते, इसका एक अलग तरीका है। बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी बच्चे को भूख लगी, छोटा बच्चा है, उसके आईडी ने उसके अंदर हंगर की भावना क्रिएट करी, राइट। अब वो छोटे बच्चे के ईगो ने उसको बताया कि इस हंगर को फुलफिल कैसे करना। तो कुछ भी चीज पड़ी हुई दिखी उसको, मान लो ये मार्कर मिला, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, उसके हाथ में कोई भी चीज आती तो उसको दांत में काट लेता। मैं काट के नहीं बताऊंगा आपको, मुंह में रख के नहीं बताऊंगा, दांत में आप इमेजिन कर लो कि छोटे बच्चे को इमेजिन कर लो, मुझे नहीं, कि वो दांत में रख रहा है और उसको काट रहा है, तो उसको खाने की कोशिश कर रहा है। तो छोटे बच्चे का आईडी उसको भूख की भावना दे रहा है, और छोटा बच्चा ये बोल रहा है कि भाई भूख मतलब कि मुंह में लेके कुछ चीज चबा चबा के पेट में उतार लेना, मतलब चबा के, क्या उसके दांत नहीं होते, बट सॉलो करके मुंह में पेट में उतार लेना। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, उनके हाथ में जो कुछ भी आता है मुंह में ले लेते हैं, उसको चबाने लगते हैं या उसको सक करने लगते हैं, राइट। और फिर उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं कि नहीं 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 ये गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये चीज खाने की नहीं, रखो इसको, दूसरी चीज देते उसको खाने के लिए या दूध देते हैं उसको पीने के लिए। तो ये जो चीज है ये है सुपर ईगो, जो उसको ये बताया जा रहा है कि ये गलत है, ये आपको नहीं खाना। ये तो सिर्फ एक खाने की बात है। इसके अलावा भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आईडी उसको नई नई इच्छाएं इमेजिन करवाने लगता है, ईगो उसको पूरा करने की कोशिश करता है।
और सुपर ईगो उसको बताता है कि सही है या गलत है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैं सब बच्चों के एग्जाम्पल दूंगा बट आप उसको किसी भी लेवल पे जाके इमेजिन कर सकते हो। अब एक बच्चा है, वो किसी दुकान पे गया अपने पेरेंट्स के साथ, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, बोल सकता है, समझ सकता है। उसको एकदम से चॉकलेट्स रखी हुई दिखाई दी वहां पे, तो उसने वो क्या करेगा, वो चॉकलेट में हाथ मार देगा और खूब सारी चॉकलेट निकाल लेगा, राइट। फिर उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, पहले भैया को पैसे दो, शॉपकीपर को पैसे दो, फिर उसके बाद वो हमको देंगे चॉकलेट्स, फिर हम लेंगे। तो बच्चे के आईडी ने क्या किया, चॉकलेट की इच्छा पैदा करी। बच्चे के ईगो ने क्या किया, उसने बोला ये चॉकलेट रखी, उठा लो इसको और खा लो इसको। लेकिन बच्चे की सोसाइटी ने उसको क्या समझाया, ये गलत है, ये उचित नहीं है, इसको वापस रखो, पहले पैसे दो, पैसे देना पड़ते हैं शॉपकीपर को, फिर वो आपको ये देता है ना। ऐसे ही समझाया बच्चे को। तो ये है सुपर ईगो, जो आपको मॉरल स्टैंडर्ड समझाए जाते हैं लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ में, या लेटर तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, लेकिन जब आप 2.5-3 साल के हो जाते हो तब आपके अंदर ये सुपर ईगो इनकलकेट होना शुरू होता है। सोसाइटी को देखकर आप स्टैंडर्ड समझने लगते हो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आने लगती और इसको बोलते हैं सुपर ईगो। इसको भी रीड कर लेते हैं अपन। This term means above the ego. It includes the moral ideas that a person learns within the family and society. The superego gives people feeling of pride when they do something correct. कुछ बड़ा अचीव होता है तो उनको बड़ी प्राउड की भावना होती कि मेरा सिलेक्शन हो गया एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, अब मेरा इंटरव्यू होगा, मेरे टीचर्स मेरे से इंटरव्यू लेंगे, मुझसे पूछेंगे तुमने कैसे तैयारी करी, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने बहुत मेहनत करी थी और आपको क्या ही बताऊं मैं कि मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम्स थी। बड़ा मजा आता है उसमें, क्योंकि सोसाइटी ने उसको बड़ा अच्छा माना हुआ है। बचपन से ये चीजें आपके दिमाग में फेड होती है कि मेहनत करके जब आप कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करते हो तो वो सम्मान होता है, और होता है सम्मान, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। बट दिस इज हाउ इट डज, हाउ इट हैपन, सॉरी। And feeling of guilt when they do something they consider to be morally wrong. और फिर कुछ ऐसा हो जाता है हमसे जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो चीज अगर हमसे हो जाती है जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है, तो फिर वी लुक डाउन अपॉन कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरा इस काम में मन लग गया या उस काम में मन लग गया मेरा, और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं परेशान हूं, मैं सक्सेस भी नहीं हो पाया, सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया, और सोसाइटी की नजरों में भी मेरा सम्मान कम हो गया। तो अब सुपर ईगो आपको क्या कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है। और अगर आपने कुछ अचीव किया था तो सुपर ईगो आपको क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है और ज्यादा। देन सुपर ईगो इज अ चाइल्ड्स मॉरल बैरोमीटर एंड इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ प्राइड एंड गिल्ट अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स that have been learned within the family and the culture. राइट तो इस दुनिया में अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट द सुपर ईगो कि सोसाइटी ने क्या स्टैंडर्ड्स बना रखे, उस स्टैंडर्ड पे आप कहां पे हो। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स जो है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अच्छे या बुरे होते हो। आप अच्छे या बुरे नहीं होते हो, आप तो जैसे हो वैसे हो, ना आप अच्छे हो ना आप बुरे हो, आप तो बस वो कर रहे हो जो आपका आईडी आपको इमेजिन करवा रहा है और आपका ईगो आपको तरीके बता रहा है उसको करने के। फिर सुपर ईगो ये तय कर रहा है कि बेटा आपने सही किया या आपने गलत किया, और अगर समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने गलत किया तो आपको नीचे देखना पड़ता है, समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने अच्छा किया तो आप सर ऊंचा करके देखते हो, कॉलर भी ऊंची कर लेते हो कि देखो मैंने ऐसा किया, मैंने पढ़ाया था वो आया, देखो समाज की नजरों में मैं कितना ऊंचा हो गया। तो ये जो सारी भावनाएं होती है ये सुपर ईगो देता है इंसान को, राइट। तो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि आईडी आपको इच्छाएं देता है, ईगो आपको इच्छाएं पूरे करने के तरीके बताता है, और सुपर ईगो आपको बताता है कि सही किया या गलत किया, सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया, किया या नहीं किया, ये सब सुपर ईगो बताता है। हुआ कि नहीं हुआ, सुपर ईगो बताता है, ठीक है। तो अब इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या लेना देना, तो इसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं कि
एक्चुअली प्रॉब्लम कहां होती, कॉन्फ्लिक्ट कहां होता है? द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो। अब देखो, फ्रॉइड थियोराइज्ड दैट healthy personality development requires a balance between the ID and super ego। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये छोटा कर देते इसको। ID एंड सुपर ईगो। बेचारा ईगो जो है ना, वो तो सीधा साधा आदमी है। ईगो इज वेरी कूल, उसको कोई लेना देना नहीं भैया। आपने इच्छा करी आईडी, ठीक है मालिक, आपकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। सुपर ईगो ने बोला कि गलत तरीके से इच्छा पूरी हुई, तो आईडी चुपचाप बैठता है, लेकिन एक्चुअल ईगो चुपचाप बैठता, लेकिन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट आईडी और सुपर ईगो के बीच में होता है। आईडी आपके मन के अंदर दबी हुई इच्छाएं, वो इच्छाएं हंगर की हो सकती है, वो इच्छाएं थर्स्ट की हो सकती है, वो इच्छाएं सेक्स की हो सकती है। जनरली ये तीन ही बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती है आईडी के अंदर, और बाकी इंसान की लाइफ का 90% एक्सप्रेशन इन तीन इंस्टिंक्ट्स की वजह से ही चल रहा होता है। ये एक रियलिटी है। अब आगे देखो, आईडी और सुपर ईगो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में सारी चीजें चलती है। दीज टू डिविजन्स ऑफ माइंड आर नेचुरली एट कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। द आईडी अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई एनिमल बायोलॉजिकल अर्जेस। आईडी का सिर्फ एक काम है, जो भी इच्छाएं हैं वो इमेजिन करवाना। दुनिया घूमने जाना है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखना है, ये एक आईडी की इच्छा है। किसी बहती हुई नदी के अंदर राफ्टिंग करनी है, ये आईडी की इच्छा है। बहुत ही डिलीशियस फूड अलग अलग कंट्री में जाके खाना है, ये आईडी की इच्छा है। बाकी मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ गए आईडी की और क्या क्या इच्छा है। तो ये सारी आईडी की इच्छाएं, राइट। अब वो इच्छाओं को पूरा करने का तरीका सुपर ईगो ढूंढता है कि भैया नौकरी कर लूं, बिजनेस कर लूं, आर्मी ज्वाइन कर लूं, एयरफोर्स ज्वाइन कर लूं, इससे मुझे ये मिलेगा, उससे मुझे ये मिलेगा, तो मैं वो वाली इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। या अगर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं कहीं पे, तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपनी आईडी की इच्छाएं पूरी कर पाऊं। तो ईगो का बेचारे का यही काम है कि वो बस तरीके ढूंढ रहा होगा कि कैसे करूं कैसे करूं। फिर कुछ इच्छाएं आप पूरी कर लोगे, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं भी कर पाओगे। तो जो इच्छा पूरी कर ले, आपने जो इच्छाएं पूरी कर ली, अब सुपर ईगो आ जाएगा। सुपर ईगो आ जाएगा सुपरविजन करने के लिए कि हाँ भैया काम हो गया, इच्छा हो गई पूरी। अब बताओ, देखें जरा तुम्हारी इच्छा सोशल बैरोमीटर और मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही हुई या नहीं हुई। और अगर सोशल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने इच्छा पूरी नहीं करी है, तो फिर ये सुपर ईगो आपको बार बार गिल्ट फील करवाएगा कि तुमने गलत किया यार, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। या फिर जब वो सुपरविजन करेगा सुपर ईगो आके कि हाँ भाई इच्छा भी पूरी कर ली है और मानकों के हिसाब से इच्छा पूरी करी है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इच्छा पूरी करी है, शाबाश, वेरी गुड। अब सुपर ईगो आपको प्राइड फील करवाएगा कि देखा मैंने इच्छाएं पूरी कर ली और सोशल स्टैंडर्ड्स को भी निभा लिया। तो फिर आप कैसी पर्सनालिटी बन जाओगे? एक प्रसन्न पर्सनालिटी बन जाओगे, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाओगे, दूसरों के लिए मोटिवेशनल पर्सनालिटी बन जाओगे। और अगर आपने अपनी इच्छाएं गलत तरीके से पूरी करी है, तो फिर ये सुपर ईगो आपको बार बार क्या बोलेगा? गलत किया, गिल्ट फील करो, गिल्ट फील करो। तो जब बार बार सुपर ईगो आपको गिल्ट फील करवाएगा, तो आप डिमोरलाइज्ड रहोगे, डीमोटिवेटेड रहोगे और आप एक हेल्दी पर्सनालिटी नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, सारा खेल इस चीज का है कि हमको अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है और सोशल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन भी करना। सारी लड़ाई इसी चीज की है। जो आपने दो चीजें साध ली, तो फिर पर्सनालिटी अपने आप डेवलप्ड होती है आपकी। गॉट इट, राइट? यही सारा खेल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यही बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा एक दो थ्योरी और है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब करना क्या है आपको अपनी किसी, अब देखो क्या होता है, जो इंसान, अब या तो आप सुपर ईगो से कॉम्प्रोमाइज कर लो या आप आईडी से कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये भी हो सकता है कि सर
हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप एक कैसे पर्सन बन जाओगे? आप एक बड़े ही बुझे हुए और बड़े ही डिप्रेस्ड से पर्सन बन जाओगे। और या फिर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो कि सुपर ईगो जाए भाड़ में, मेरे को तो आईडी ने जो इच्छा दी मेरे को पूरा करना है, वो चारवाक वाली फिलॉसफी पे आ जाओगे कि फर्क नहीं पड़ता मॉरल स्टैंडर्ड से, मुझे मेरे मन में इच्छा हुई तो मैंने वो पूरी करी। जैसे वो मोनोलॉग है ना कि मेरे मन को भाया तो मैं कुत्ता काट के खाया, वो वाला सीन हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे ना, दो तरह के लोग। एक वो लोग होते हैं जो अपनी हर इच्छा दबा लेते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अपनी हर इच्छा दबा लेते हैं। आज फिर दिल ने एक तमन्ना करी, आज फिर दिल को हमने समझाया और जिंदगी में आगे बढ़ते जाते। ये लोग हमेशा निराश रहते हैं, अपसेट रहते हैं, क्योंकि उनकी आईडी ने उनको जो इच्छाएं दे रखी वो बेचारी पूरी नहीं हो रही। आईडी बेचारा बोल रहा है मेरी तरफ तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो, मेरी तो कोई बात तुम मानते ही नहीं हो। क्योंकि वो लोगों ने सुपर ईगो को हैवी मान लिया है, समाज के स्टैंडर्ड्स को वो यहां रखते हैं, तो आईडी पूरा नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के स्टैंडर्ड्स को यहां रखते हैं नीचे, और आईडी को यहां रखते हैं कि मेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगा या करूंगी। और ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग हमेशा गिल्ट फील करते रहते हैं। इस तरह के लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, समाज उनको बार बार ये बताता है तुमने सही नहीं किया। उसने इच्छाएं तो सारी पूरी कर ली, जो इच्छाएं उसको बायोलॉजिकली हुई थी वो सारी इच्छाएं उसने पूरी कर ली, लेकिन उसके दिमाग में समाज के स्टैंडर्ड्स ने डाल दिया कि तुम क्रिमिनल हो, तुम एक ऑफेंसिव पर्सन हो, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी के भी नहीं हो, तुम सेल्फिश हो। तमाम चीजें उसके दिमाग में डाल दी, तो वो इंसान हमेशा गिल्ट में रहेगा, उसकी जिंदगी हमेशा गिल्ट में चलेगी। तो एक इंसान कैसे जी रहा है? निराशा में जी रहा है कि यार मेरे तो लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। एक इंसान जिसकी लाइफ में बहुत कुछ उसने किया, लेकिन समाज ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और समाज ने उसको एक क्रिमिनल बना दिया, या समाज ने उसको एक ऑफेंडर बना दिया और उसको हमेशा गिल्ट में रखा। क्या ये दोनों पर्सनालिटी सही है? नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको बैलेंस स्ट्राइक करना है। हमको बैलेंस स्ट्राइक करना है सुपर ईगो और इस ईगो के अंदर, सॉरी आईडी के अंदर। सबसे पहले हमको ये एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यहां पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। अब मैं समाज के स्टैंडर्ड से नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आप ही के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि आप क्या करो ऐसी कंडीशन में। What are your wishes? Identify them. Even the wildest, क्योंकि एनिमलिस्टिक अर्जेस ऐसी ही होती है। इसमें मेरे को लिखना पड़ा ये वाइल्डेस्ट, बिकॉज एनिमलिस्टिक अर्जेस ऐसी ही होती। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी कौन कौन सी एनिमलिस्टिक अर्जेस है, और उसके बाद क्या करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये देखो कि आपकी जो अर्जेस है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो सही है या गलत है। समाज के हिसाब से मैं बातें नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज नोटिस करो, एक चीज फाइंड आउट करो। वो ये है कि नोट दैट हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट हार्मिंग यू if फुलफिल्ड। सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखो, आप अपनी सारी इच्छाओं को सोचो। मैं तो आपको कमेंट करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं कि आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी इच्छाएं बता रहा, या आप तक सीमित रखो। आप
आप सिर्फ इमेजिन करो, खुद के दिमाग में एक कागज लो, उस कागज पे अपनी सारी फैंटेसीज लिखो। ये सारी जो फैंटेसीज है ना आपकी, ये एक्चुअली आपकी आईडी की दी हुई है। इनको लिखो कागज के ऊपर, अच्छी बुरी जैसी भी उसको लिखो, और उसके बाद ये फिगर आउट करो कि इनमें से कौन कौन सी को पूरी करने के प्रोसेस में आपको नुकसान होगा। वो नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, वो आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, या किसी और एस्पेक्ट में आपके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। जस्ट मेक वन थिंग श्योर कि वो कौन कौन सी आपकी इच्छाएं जो आपको हार्म कर सकती है, इवन लाइटली भी हार्म कर सकती है और सीवियरली भी हार्म कर सकती है। लाइटली को छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क हर चीज में होता है, लेकिन वो कौन कौन सी इच्छाएं जो श्योर शॉट आपको सीवियरली हार्म करेगी, उनको अपने जीवन से निकाल दो। आपकी वो सारी फैंटेसीज जो आपको लगता है कि उचित है और मुझे नुकसान नहीं पहुंच, उचित भी छोड़ दो, मैं उचित पे जा ही नहीं रहा हूं। आप सिर्फ ये देखो आपकी वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो कि आपको हार्म नहीं कर रही, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, उनको समाज के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा करने की कोशिश करो, उनको लीगली पूरा करने की कोशिश करो। फिर बाकी काम आप अपने ईगो के ऊपर छोड़ दो। अपने ईगो को आपको सिर्फ इतना बोलना है कि लीगली या इलीगली। ईगो बेचारा जो बोलोगे वैसा करेगा। ईगो को आप बोलोगे कि नहीं लीगली करना है ये काम अपने को, तो ईगो लीगली, मैं गलत बोल रहा हूं, लीगल वर्ड सही नहीं, यहां पे लेजिटिमेट वर्ड सही है। अब इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना, सेकंड लैंग्वेज ही इंग्लिश, तो ऐसी गलतियां हो जाती, सबसे ही होती। तो आपका ईगो को आपको सिर्फ इतना बताना है कि हां ये सारी मेरी ऐसी इच्छाएं जो मुझे हार्म नहीं कर रही है, अब इनको अपने को लेजिटिमेटली पूरा करना है, इलेजिटिमेटली पूरा नहीं करना है। और अगर इलेजिटिमेटली भी पूरा कर रहे हो अगर किसी इच्छा को, तो अगेन यही देखो कि क्या वो आपको हार्म कर रही, और ये मत सोचना कि नहीं वो तो किसी और को हार्म कर रही है, आपको हार्म नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो किसी और को हार्म कर रही है तो वो कहीं ना कहीं लौट के आपके पास हार्म आएगा ही आएगा। आपने अगर किसी और को हार्म कर दिया तो एक सेकंड में सुपर ईगो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी और को हार्म किया, ये समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है, सुपर ईगो के हिसाब से गलत है। तो सुपर ईगो एकदम से आप पकड़ लेगा आपको आके कि देखो अब तुमने ऐसा काम किया कि तुमको गिल्ट में रहना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ना सिर्फ खुद को हार्म कर रहे हो बल्कि किसी और को भी हार्म नहीं कर रहे हो उस प्रोसेस में, राइट? तो आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करो, जस्ट मेक श्योर कि वो आपको हार्म नहीं कर रही हो या आपके द्वारा किसी और को हार्म नहीं कर रही हो। उसके बाद आप अपनी इच्छाओं को लेजिटिमेट तरीके से जब पूरा करते हो तो आपका ईगो भी आपका आईडी भी सेटिस्फाइड रहता है और आपका सुपर ईगो भी सेटिस्फाइड रहता है, तो आप एक खुश इंसान होते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, जो इंसान ज्यादा खुश रहते हैं वो ज्यादा अच्छी पर्सनालिटीज होते हैं, जो इंसान दुखी रहते हैं वो अच्छी पर्सनालिटी नहीं साबित हो पाते। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लोगों ने बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं। जो लोग प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो सब अच्छी पर्सनालिटीज है। जो लोग प्रसन्न नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते, उनके मन के अंदर कुछ हीन भावनाएं रहती है या मन के अंदर कुछ अधूरी इच्छाएं रहती है, वो खराब पर्सनालिटीज होती। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो अपने आप को संतुष्ट रखना है, आपको प्रसन्न रखना है। लेकिन अगर आप अपनी आईडी की ही मानते रहोगे तो इच्छा तो पूरी हो जाएगी लेकिन गिल्ट में रहोगे। अगर आप अपनी आईडी को बिल्कुल भी नहीं मानोगे और सुपर ईगो को ही ध्यान में रखोगे तो आपकी कोई इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पाएगी। दोनों ही कंडीशन में आप एक बुरी पर्सनालिटी हो। तो इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस स्ट्राइक करना है। उन इच्छाओं को पूरा करो जो आपको या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही है और उनको लेजिटिमेट तरीके से पूरा करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे से एग्जाम्पल से समझा के आगे बढ़ता हूं। अगेन एग्जाम्पल देने को मैं बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा कि किसी दुकान के अंदर कोई वस्तु है, उसको आपको प्राप्त करना है, राइट? तो उसके क्या तरीके हैं वस्तु को प्राप्त करने के? एक तरीका यह है कि आप दुकान में जाओ, वस्तु को उठाओ, पहन लो, खा लो,
कुछ जो भी करना है वो, जो भी उस वस्तु का उपयोग होता है वो कर लो और ले जाओ उस वस्तु को अपने साथ। दुकान में जाओ, वस्तु को पकड़ो और भाग जाओ वहां से। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बाद में पकड़े जाओगे, बाकी सब अलग बात है, या हो सकता है ना भी पकड़े जाओ, पर गिल्ट में रहोगे अगर नहीं भी पकड़े गए। तो एक तो तरीका यह है। वही दूसरा तरीका यह है कि दुकान में कोई वस्तु दिखी आपको और आपने देखा कि यह तो बड़ी कॉस्टली वस्तु है और मेरे पास इतने पैसे नहीं अभी कि मैं इस वस्तु को बाय कर सकूं, इसका क्रय कर सकूं, इतने रुपए नहीं मेरे पास में। तो फिर क्या होगा उसका लेजिटिमेट तरीका कि उतने सारे रुपए जो है उसको अर्न करो, कहीं नौकरी करो, होम ट्यूशंस दो, या अपने इज्जत से अपने पेरेंट्स से मांग लो, या जो भी आपके गार्जियंस हैं उनसे मांग लो कि मुझे वो वस्तु बहुत पसंद है, मुझे वो वस्तु चाहिए, आप प्लीज मुझे पैसे देंगे क्या उस वस्तु को प्राप्त करने के। फिर वो आपको पैसे दे देंगे, फिर आप पैसे दोगे दुकानदार को, जाके उस वस्तु को लेके आओगे, उसका जो भी उपयोग है वो उपयोग करोगे आप उसका, और आप संतुष्ट हो जाओगे, खुश हो जाओगे। उस दिन जो भी आपसे मिलेगा बड़ा खुश होकर जाएगा, अच्छी अच्छी बातें आप उसको बताओगे, मोटिवेट करोगे उसको। क्यों? क्योंकि उस दिन आप संतुष्ट हो। वहीं अगर आपने वो वस्तु उठा ली और भाग गए होते गाड़ी में बैठ के अपनी, तो दिन भर रात भर छुपते छुपाते फिर रहे होते कि अरे मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया, कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई घर के बाहर पुलिस तो नहीं आई कहीं। तो आप इतने डरे हुए रहोगे, इतने गिल्ट में रहोगे कि आप किसी को क्या ही मोटिवेट कर पाओगे, जो किसी से मिल ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली बात यह है कि जो भी वस्तु आपको प्राप्त करनी है, अपने आप को उसके काबिल बनाओ, और उसके बाद जब उस वस्तु को आप प्राप्त करोगे तो फिर आप संतुष्ट भी हो जाओगे क्योंकि आपने वस्तु को प्राप्त किया। तो आपका आईडी भी सेटिस्फाइड है कि ऑब्जेक्ट मिल गई, और आपका सुपर ईगो भी सेटिस्फाइड है कि सही तरीके से मिली। तो यही अपने को लाइफ में करना है। अगर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना है तो आपको क्या करना है, जो भी इच्छा मन में हुई है उसको पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन समाज के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। जिस भी समाज में आप रहते हो उस समाज के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, तो आईडी और ईगो दोनों सेटिस्फाइड होंगे और फिर आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनोगे। अब एक इंसान अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा चीजें इस तरह से अचीव करेगा, उसकी पर्सनालिटी उतनी ही बेटर होती जाएगी। किसी ने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करके नौकरी कर, अब देखो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को देखो, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की पर्सनालिटी कितनी अच्छी मानी जाती है, जो कि होती भी है। क्यों होती है? क्योंकि पहले उन्होंने मेहनत करी, मेहनत करके एक एग्जाम क्रैक करी, एग्जाम क्रैक करके ट्रेनिंग करी एकेडमी के अंदर जाके, फिर कमीशन प्राप्त किया, फिर कमीशन प्राप्त करके उनको एक अच्छी सैलरी मिलने लग गई, फिर धीरे धीरे उनका घर बसने लग गया। जैसी भी लड़का लड़की उन्होंने चाहे थे, पार्टनर्स उन्होंने चाहे थे, वैसे उनको मिल गए। उसके बाद में उनके बच्चे बच्चे भी हो गए, फाइनेंशियली भी सब कुछ सॉर्टेड है। तो वो लोग हमेशा क्या रहते हैं? सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्योंकि हर चीज को उन्होंने अर्न किया है और उसको करने में बड़ी मेहनत करी है। तो ऐसे लोग बड़े मोटिवेटिंग होते हैं, ऐसे लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ऐसे लोगों के साथ रह के आपको भी बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है, काफी पॉजिटिव वाइब्स आती। क्यों? क्योंकि वो लोग अंदर से सॉर्टेड है, उनकी एनर्जी बहुत काम एंड कंपोज्ड है। तो क्योंकि उनकी एनर्जी काम एंड कंपोज्ड है, तो वही एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसफर होती। तो वो काम एंड कंपोज तब बनोगे जब अपनी इच्छाएं भी पूरी करोगे और समाज के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करोगे या फॉलो करोगे। तो आईडी और सुपर ईगो दोनों की खुशी रखना है आपको, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने बड़ी कोशिश करी आपको समझाने की अलग अलग तरीके से, तो जितने तरीके से मैं यहाँ यूट्यूब पे आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया आपको। व्यक्तिगत जीवन में और अच्छे एग्जाम्पल्स देके समझाता, लेकिन आप समझ गए होंगे, आप हैं बड़े समझदार सभी लोग। अब ये जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, इसी थ्योरी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अपन देखते, इसी थ्योरी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि आईडी में प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो में प्रॉब्लम हो सकती या सुपर ईगो में प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बेसिकली कहां आती। अब मैं आपको लाइफ के अलग अलग स्टेजेस बता रहा हूं, जब आपका जन्म हुआ था तब से लेके अब तक, और मैं उसके बाद के भी स्टेजेस बताऊंगा। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल इस वीडियो को देख रहा है
जो कि यंग एज के एडोलेसेंस के स्टेज से भी आगे निकल चुका है, तो मैं उसको भी चीजें बताऊंगा या उनको भी चीजें बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई कमी है तो अब आने वाले पार्ट में, इस वीडियो के आने वाले पार्ट में आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कहां कमी रह गई, कृपा कहां पर रुक गई, ये अब पता करने का वक्त आ गया है। और इसमें हमारी मदद करते हैं मिस्टर एरिक्सन, जो अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर साइको एनालिस्ट है। Erikson converted Freud's emphasis to a focus on social relationships into 8 psychological stages. These stages became known as 8 ages of man. ये बहुत ही बढ़िया थ्योरी इन्होंने दी है, और किसी एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम कहां पे आई है ये फिगर आउट करने में थ्योरी बहुत हेल्पफुल है। और इसीलिए थ्योरी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इनको नमस्ते कीजिए, ये मिस्टर एरिक्सन है, इन्होंने ये थ्योरी दी है और इन्होंने कहा है कि एक इंसान की आयु के 8 स्टेजेस होते हैं, 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस होते हैं, जब उसके अंदर अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, जब वो अलग अलग तरह की चीजें सीख रहा होता है या वो अलग अलग तरीके के एनालिसिस कर रहा होता है। तो वो 8 स्टेजेस कौन सी मानी है मिस्टर एरिक्सन ने? तो इन्होंने, एरिक्सन अंकल ने जो 8 स्टेजेस मानी है वो ये मानी है। सबसे पहले इन्होंने माना अर्ली चाइल्डहुड। बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होके पहली बार आंख खोल के दुनिया में देखता है कि हो क्या रहा है, वो है पहली स्टेज। वहां से लेके 1 आध साल तक की उम्र की पहली स्टेज है। फिर दूसरी स्टेज आती है जब वो प्री स्कूल में जाता है, कि अब वो घर में पल गया 1.5-2 साल या 2.5-3 साल, अब उसको किसी प्री स्कूल के अंदर डाला कि जा बेटा दूसरे बच्चों के साथ खेल, झूला झूल, थोड़ा बहुत टीचर बताएगी, वो लिख पढ़ सीख, बोलना सीख। तो ये आपका प्री स्कूल का एक साइकोलॉजिकल स्टेज होता है। फिर आपका आता है स्कूल एज, जब आप एक्चुअली स्कूल में चले जाते हो, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th वाली एजेस होती है ये। फिर उसके बाद आती है आपकी एडोलेसेंस की एज, कि अब आप जो है वो टीन एज में आ गए, मतलब इसमें अर्ली टीन भी आ जाता है, 13, 14, 15, 16, ये आप एडोलेसेंस की एज में आ गए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस स्टेज में है। और फिर उसके बाद आप बन जाते हो एक यंग एडल्ट। कुछ स्टूडेंट जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अब इस स्टेज में आ गए हैं, वो यंग एडल्ट्स हो गए हैं। और फिर उसके बाद में आप बन जाते हो मिडिल एडल्टहुड। आप अपनी यंग एडल्टहुड से आगे निकल जाते हो और मिडिल एडल्टहुड में चले जाते हो, जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं। और फिर उसके बाद में आप जाते हो मैच्योरिटी एज में, जब आप बुढ़े हो जाते हो। बेसिकली आप बुढ़े हो गए, मैच्योरिटी की एज आ गई है ना। जो 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हो जाते हैं वो फिर मैच्योरिटी वाली एज में आ जाते हैं। उसको नाम दिया है इन्होंने, ये अलग अलग स्टेजेस में। अब इन अलग अलग स्टेजेस में एक मनुष्य कैसे राइज करता है या कैसे उसका फॉल होता है, कैसे अलग अलग ये स्टेजेस में कुछ खूबियां या कुछ कमियां आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। अब आप अलग अलग स्टेजेस में मैं आपको ये बताऊंगा एक चार्ट के द्वारा, एक टेबल के द्वारा, कि बचपन में आपके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में या नेगेटिविटी है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पे चार्ट है हमारे सामने, वो जितनी भी सारी स्टेजेस की मैंने बात करी थी वो सारी स्टेजेस यहां पे सामने है। पहला है स्टेज 1, दैट इज वो जो एज है ना, एकदम इन्फेंसी की एज, जब बच्चा एकदम क्या है, इन्फेंट है, नवजात शिशु है। तो उसको कब से लेके कब तक माना गया है? 0 to 2 years तक माना गया है। उसको कब से लेके कब तक माना गया है? 0 to 2 years तक माना गया है। इस एज में एक बच्चा क्या सोचता है? मैंने बताया ना कि इस एज में वो मैं की आइडेंटिटी नहीं डेवलप हुई होती है, सिर्फ वो अर्जेस होती है। तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ होप की वर्चू देख सकता है। बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती, बच्चे को सिर्फ आशा होती है, इच्छा नहीं होती, बस आशा होती है कि मुझे मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर तो कुछ भी नहीं सकता। उससे भूख लगती है तो वो सिर्फ आशा करता है कि मुझे भोजन मिल जाए, जो भी उसका भोजन है। और या तो उसे भोजन मिलता है या उसे नहीं मिलता है। मिलता है तो आशा पूर्ण होती है, नहीं मिलता है तो निराशा होती है। सक्सेसफुल आउटकम अगर इसका है, उसने कुछ होप करी,
उसने होप करी कि कोई मुझे गोदी में उठा के घुमाए, होप पूरी हुई या नहीं हुई। उसने होप करी कि मुझे दूध पीना है, मिला या नहीं मिला। और फ्रीक्वेंटली ऐसा होता रहा बच्चे के साथ। मतलब एक आध दो बार कभी चलता है कि बच्चे की इच्छा हुई गोद में घूमने की, नहीं घुमा पाए पेरेंट्स, तो वो रो दिया, सब कुछ हो गया उसका, ठीक है, एक आध दो बार चलता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि ही और शी इज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसको घुमाया नहीं जा रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, लगातार नेगेटिविटी आ रही है उसके अंदर। या उसे भूख लग रही है तो उसे टाइमली फूड नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है जिससे कि वो जीवित है, लेकिन जो टाइमली उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो यह है नेगेटिव आउटकम कि उसने होप करी जो कि वो कर सकता था और वो होप पूरी नहीं हुई। तो क्या हुआ इसका अनसक्सेसफुल आउटकम? फेलियर्स एट दिस स्टेज lends to a sense of distrust in the world and do not believe that others are dependable. Children, ये तो दूसरा आ गया। तो अगर ऐसे बच्चा, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी बचपन में जब वो इन्फेंट था, जब उसे पता भी नहीं कि उसके साथ सही ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको ये पता नहीं है, आपको याद नहीं कि आपके साथ सही ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड, वो जो आइडिया है आपका, वो अंदर डेवलप कर लेगा, मिसट्रस्ट डेवलप कर लेगा दुनिया के प्रति कि ये दुनिया बहुत बुरी है, द वर्ल्ड इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। क्योंकि जब उसकी सबकॉन्शियस थॉट्स डेवलप हो रहे थे तब उसने सिर्फ मिसट्रस्ट देखा, उसकी कोई होप पूरी नहीं हुई। तो ऐसा इंडिविजुअल, आपने देखा होगा कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों पे भरोसा ही नहीं करते कभी भी, वो हमेशा बड़े स्केप्टिक होते हैं, वो भरोसा ही नहीं करते दूसरों के प्रति। तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स नहीं होते जिनको लाइफ में बहुत धोखे मिले होते, वो बचपन से ही वैसे होते। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में वो होप पूरी नहीं हुई थी। वही कई बच्चे होते जिनकी सारी इच्छाएं पूरी होती। तो ये सक्सेसफुल आउटकम जो होता है, तो एरिक्सन अंकल ये बोलते हैं कि चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द वर्ल्ड एंड द पीपल हु आर सपोज टू केयर देम। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, हमेशा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एक दो जगह से धोखा भी मिल जाता है तो भी वो नए लोग जो उनकी लाइफ में आते हैं उनको मौका देते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको बचपन में बड़ा प्यार मिला है, जिनको बचपन में सारी आवश्यकताएं पूरी हुई है। तो ऐसे कोई भी इंडिविजुअल हैं अगर जो कि दुनिया पे भरोसा नहीं करते या हमेशा दुनिया को मिसट्रस्ट की भावना से देखते हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि दुनिया ऐसी नहीं है। आप नहीं जानते, आपको याद नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो मिसट्रस्ट तब डेवलप किया था जब आप एक इन्फेंट थे। और क्योंकि जब आप एक इन्फेंट थे तब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, और अनफॉर्चुनेटली आपको उस समय अच्छा अपब्रिंगिंग नहीं मिला या अच्छी केयर नहीं मिली किसी वजह से, तो वो मिसट्रस्ट आपका डेवलप हो गया दुनिया के प्रति। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स को मैं कहूंगा कि आप अच्छे लोगों या सबके ऊपर ट्रस्ट करके देखो। कुछ लोग आपके ट्रस्ट को का अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लॉयल रहेंगे आपके लिए, डिवोटेड होंगे आपके लिए, आपको भी जरूरत पड़ने पे पूरी मदद करेंगे, और कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इससे दुनिया को डेफिनेशन नहीं देना चाहिए अपने को। कुछ चीजें हैं हमारे साथ जो हमारे साथ तब हो गई जब हम सेंस में ही नहीं थे, और वो हमारे सबकॉन्शियस ने डेवलप कर ली, हमको उससे ओवरकम करना होगा। अगर हम दुनिया पे बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके रखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज से कट ऑफ करके रखा हुआ है, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज करियर की हो या वो अपॉर्चुनिटीज रिलेशनशिप्स की हो। हमने अपने आप को पीछे करके रखा हुआ है। क्यों? इस वजह से कि ये पूरी नहीं हुई। फिर आती दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जिसको कहा गया है प्री स्कूल एज, जिसमें 2 से 4 साल की उम्र के बीच का फेज आता है। इनफैक्ट ये दोनों ही फेज लगभग इसी प्री स्कूल फेज में ही आते हैं। अब इस फेज में, प्री स्कूल फेज में, आपका जो मेजर वर्च्यू होता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक्सन, वो होता है आपका विल। अब आपकी इच्छाएं होने लगती। अब आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो कर सकते हो, यहां पे तो आप सिर्फ उम्मीद कर सकते थे, उम्मीद के अलावा आप कर भी क्या सकते थे, लेकिन यहां पे आप बहुत कुछ
कर सकते हो, बोल सकते हो, किसी को बोल के बात बता सकते हो, मनवा सकते हो, रो के बात मनवा सकते हो, या इवन कोई चीज अपने हाथों से भी कर सकते हो, राइट। अब यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स का सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आउटकम उनकी पर्सनालिटी के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। तो चिल्ड्रन जो यहां पे इस स्टेज में कैन आई डू माई सेल्फ और मस्ट आई रिलाई ऑन अदर्स, अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें करने लगता है तो उसका पॉजिटिव आउटकम क्या आता है, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल कंट्रोल। एक इंडिपेंडेंस की भावना आती, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं चीजें कर सकता हूं। और अगर ऐसा नहीं होता तो चिल्ड्रन मे बी लेफ्ट विथ फीलिंग ऑफ डाउट एंड शेम ओवर देयर ओन एबिलिटीज, कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अगेन आपने बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स देखे होंगे जो है तो अच्छे, लेकिन कोई भी काम को करने जाते तो डर जाते कि नहीं 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 नहीं, अच्छा काम है, सब कुछ है, लेकिन अपन नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में उसको वो फ्री हैंड नहीं मिला, या उसको वो सपोर्ट नहीं मिला कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके, उसको वो माहौल नहीं मिला जहां पर वो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सके। और जिसको ऐसा माहौल मिला वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना, वो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बना कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, क्योंकि वो सेंस बहुत पहले ही डेवलप हो गया था। इसीलिए मैंने बताया कि आईडी बहुत बड़ा होता है। आपको याद है वो पेड़ की जड़ की बातें कर रहा था मैं, कि क्यों पेड़ की जड़ में पानी देना और खाद देना जरूरी, पेड़ वहीं से उग के आता है। तो खैर यहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, जो इंडिविजुअल्स कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, करो, उस चीज को करो। लेजिटिमेट होनी चाहिए, सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, करो उस चीज को। तुम सिर्फ उस सबकॉन्शियस भावना से प्रभावित हो जिसने बचपन में तुमको बताया था कि तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम अभी उसको ओवरकम कर सकते हो। अब एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जब आप अर्ली या लेटर स्टेजेस में जाते हो, तो लेटर स्टेजेस में अगर आप कोई चीज सीख लेते हो तो फिर ये पुरानी यादें मिट जाती है। ये पुरानी जो मिसट्रस्ट की बातें होती या पुरानी सेंस ऑफ डिपेंडेंस होता है, ये सब खत्म हो जाता है, ये बहुत जल्दी रब हो जाता है। इसको डेवलप, ये बचपन से था तो आप ऐसे बने हो, लेकिन इस एज में भी अगर आपने अपने आप को इंप्रूव कर लिया आइडेंटिफाई करके कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए जो आपका पुराना यादें हैं, ये पुराने जो जख्म है या ये पुराने सबकॉन्शियस इफेक्ट है, ये खत्म हो जाएंगे आपके अंदर से। क्योंकि अब आपका कॉन्शियस माइंड जान जाएगा कि ये काम किया जा सकता है, पिछली बार किया जा सकता था तो इस बार भी किया जा सकता है, राइट। तो अब अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो इनिशिएटिव लेने से घबराते हो, तो लो इनिशिएटिव, करो जो सोचा है, जो तुम्हें सही लगता है कि ये सही है, उचित है, इसको करना चाहिए, करो उस चीज को। एंड डोंट वरी अबाउट फेलियर। तुम हो सकता है कि फेल हो जाओ, लेकिन तुम पहले ही कदम पे फेल नहीं होगे, हो सकता है तुम 3 कदम चल के फेल हो, तो कम से कम 3 कदम का एक्सपीरियंस तो लिया, अगली बार चौथा पांचवा भी चलोगे और सक्सेसफुल होगे। तो प्लीज इनिशिएटिव लो उन कामों का जो आप जरूरी समझते हो और उचित समझते हो करना। तीसरा आता है आपका स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अभी भी आप स्कूल एज में ही हो। इट इज ओके फॉर मी टू डू थिंग्स, और यहां पे आप उद्देश्य को ध्यान में रखते हो कि अब मैं सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी उद्देश्य के तहत इच्छाएं पूरी कर रहा हूं। अब इसका सक्सेसफुल आउटकम जब होता है तो किड्स डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस and the motivation to try new things, and children are left with feeling of guilt and lack of initiative। जो पिछला पॉइंट था उससे काफी मिलता जुलता ये पॉइंट है, और इस पॉइंट में भी यही चीज प्रूव हो रही है कि अगर बच्चे ने किसी उद्देश्य को समझ के स्कूलिंग एज में कोई एक्शन लिया, सक्सेसफुल हुआ, तो वो लाइफ लॉन्ग उस चीज को डेवलप करके रखेगा कि अगर मैंने कोई पर्पस बनाया, किसी चीज को मैं उचित समझता हूं, तो उसको पूरा करना मेरा अधिकार है और मैं उसको कर लूंगा। और अगर ऐसा वो नहीं कर पाया स्कूल एज में, उसको वो माहौल नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसको वो लर्निंग्स नहीं मिली, तो चिल्ड्रन आर लेफ्ट विथ फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सकता, मैं काबिल नहीं हूं, ये इसमें अटका रह जाता है स्टूडेंट, इंडिविजुअल इसमें अटका रह जाता है। तो अभी भी कोई पर्पस बनाओ अपने लिए,
और उस पर्पस को पूरा करने के उद्देश्य से अपने आप को पूरी तरह झोंक दो। और अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पाओ तो ये देखो कि जिस दिन आपने अपने आप को झोंका था उस दिन आप क्या थे, और जिस दिन आपको अनसक्सेस मिली उस दिन आप क्या थे। भले आप अनसक्सेसफुल हो लेकिन आप यहां से यहां रेज हो चुके हो, आपने अपने स्टैंडर्ड को रेज कर लिया है, अगली बार और आगे जा सकते हो। वही बात जो मैंने पिछले पॉइंट में बताई थी। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक्चुअली स्कूल एज में आ गए, 5 साल से 12 साल की उम्र के बीच। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। और यहां पे गुड और बैड की फीलिंग आ जाती है कि एम आई गुड इनफ और बैड, तो हाउ कैन आई बी गुड। और यहां पे अब आप कॉम्पीट करने लगते हो। स्कूल में क्या होता है 5वीं से 12वीं तक, अब आपके रिजल्ट इवेल्युएट होने लगते हैं। स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करके समझने लगते हो कि मैं जीता या मैं हारा, मुझे मेडल मिला या नहीं मिला। और अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हो तो सक्सेस लीड्स टू द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हो तो आपके मन में भावना आती है कि मैं दुनिया में किसी से भी कॉम्पीट करके उसको हरा सकता हूं, आई कैन विन। और अगर ऐसा नहीं होता है बार बार तो फेलियर लीड्स टू फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूं। तो अगर सपोर्ट नहीं मिला, सही माहौल नहीं मिला, सही लर्निंग नहीं मिली तो यह हालत होती है। और जिसको सपोर्ट, माहौल और लर्निंग्स मिलती वो ये वाली सक्सेस अचीव करता है। तो अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लेकिन डे 1 से ही उनके दिमाग में रहता मैं नहीं कर पाऊंगा। ये वो लोग हैं, डे 1 से ही आपके दिमाग में ये है कि आप नहीं कर पाओगे और इसको आपको आज ब्रेक करना है। ये उस दिन आप ब्रेक नहीं कर पाए या उन सालों में आप ब्रेक नहीं कर पाए, तो आज आप इसको ब्रेक करोगे। आज आपको ये ब्रेक करना है कि वो सारी रेसेस जो आपने दौड़ी थी जिसमें आप जीत नहीं पाए थे, आज इस रेस में आपको जीतना है। और एक ही चीज ध्यान रखो कि आई विल डू इट वॉट एवर इट टेक्स। उस रेस को जीतने के लिए जिसमें आप अभी दौड़ रहे हो, यू विल डू इट वॉट एवर इट टेक्स। नाउ यू नो व्हाट टू डू। आपको इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब पता आपको। आपको सिर्फ करना है और अपने अंदर बिलीव रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस स्टेज के अंदर कॉम्पिटेंट नहीं था तो मैं जिंदगी भर इस सबकॉन्शियस भाव को लेके जीऊंगा कि मैं कॉम्पिटेंस नहीं रहूंगा। लोग जीते हैं जब तक उनको अवेयर ना किया जाए। लेकिन इसमें से कोई सी भी कमी है ना, ये लाइफ के किसी भी स्टेज पे ब्रेक की जा सकती है। खास तौर पे अब तक की स्टेजेस में इसको ब्रेक किया जा सकता है। मिडिल एजेस तक आते आते इसको ब्रेक किया जा सकता है। ओल्ड एज में भी ब्रेक किया जा सकता है, पर कोई खास मतलब नहीं रहता ओल्ड एज में ब्रेक करने का। लेकिन इवन मिडिल एजेस तक आते आते ये सबकॉन्शियस क्या बोल सकता हूं मैं, सबकॉन्शियस शैकल्स को, जंजीरों को तोड़ा जा सकता है जो अलग अलग स्टेज में आपके अंदर डेवलप हुई थी। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैंने एनडीए या सीडीएस का फॉर्म तो भरा है पर पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले भी मुझसे बहुत सारी चीजें नहीं हो, आप इतना सोचोगे नहीं क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस में है। वो अपने आप आपको फील करवाएगा, वो सोचवाएगा नहीं, आपको फील करवाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आपको वो अगर वो फीलिंग आ रही है मतलब आप यहां पे अनसक्सेसफुल हुए हो। तो इसको अपने दिमाग से निकालो। इसको ब्रेक किया जा सकता है आपके एडल्टहुड के अंदर भी। आपको बस क्या करना है, आई विल डू इट वॉट एवर इट टेक्स। चाहे जो हो जाए मैं करके रहूंगा या रहूंगी, ये ध्यान रखना है। और इस बार रेस बहुत ताकत से दौड़नी है। फिर अगला आपका सॉरी अगले आपकी टीन एजेस आते हैं, अर्ली एडल्टहुड आता है आपका, आइडेंटिटी वर्सेस रोल। अब आप एक आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हो, 13, 14, 15, 16, 17, समाज में आपका एक स्थान बन रहा है धीरे धीरे, पूरा नहीं धीरे धीरे। अभी भी समाज में आप बहुत निचले स्तर पे ही हो, लेकिन फिर भी आप निचले स्तर पर भी एक आइडेंटिटी बन गए हो। यहां पे टीन्स डेवलप अमंग फिडिलिटी, मतलब कि मैं काबिल हूं या नहीं, वो काबिलियत वाली बात आ जाती है यहां पे। अगर इसका सक्सेसफुल आउटकम होता है तो टीन्स डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, कि अपने आप के ऊपर भरोसा होना शुरू हो जाता है कि मैं काबिल हूं। और यहां पर अगर वो हु एम आई वाली फीलिंग, वो आइडेंटिटी आपकी कमजोर हो जाती है तो टीन्स में इमर्ज फ्रॉम दिस स्टेज नॉट श्योर ऑफ हु दे आर। अपनी आइडेंटिटी के प्रति
अपनी एबिलिटी के प्रति, अपनी काबिलियत के प्रति वो सशंकित हो जाते हैं। और यहां पे अगर सक्सेसफुल आउटकम होता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, छोटी मोटी एग्जाम्स आप देते हो उसमें सक्सेसफुल होते हो, आपके अच्छे दोस्त बनते हैं, तो एक ऐसी सेंस आता है कि हाँ मैं काबिल हूं, इस दुनिया में मेरी वैल्यू है। बेसिकली बात यह है कि टीन एज में मेनली ये चीज डेवलप होती है कि साला मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, सॉरी लेकिन ऐसा ही बोलते कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, नो वन वैल्यूज मी। और अगर कोई इंसान इस टीन एज में सब कुछ चीजें अच्छी करता है तो उसको ये फील होता है कि दैट पर्सन इज एप्रिशिएटेड, दैट पर्सन इज टेकन केयर ऑफ, दैट पर्सन इज लव्ड, दैट पर्सन इज लाइक्ड। तो उसको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा होता है कि अपनी वैल्यू है सोसाइटी के अंदर। और इस एज में अगर आपको ये फील हो गया कि यार मेरी वैल्यू नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इसके बाद वाली जो एज है वो बड़ी डिसाइसिव एज होती है, जिसमें आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका पर्सनल रिलेशनशिप वाला सीन, ये सारी चीजें सेट हो रही होती। तो यहां पे अगर आप एक लटका हुआ मुंह लेके आगे बढ़ रहे हो तो आगे बड़ी परेशानी है। बहुत सारे लोगों का टीन एज या चाइल्डहुड अच्छा नहीं जाता है, और बहुत सारे लोगों का टीन एज खास तौर पे अच्छा नहीं जाता है, अलग अलग वजहों से, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स आ रहे होते हैं और वो आईडी वाली इच्छाओं की तरफ ले जा रहे होते हैं, और इधर आपका सुपर ईगो, मॉरल स्टैंडर्ड्स आपको अलग चीज बोल रहे होते, तो बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे होती 12 to 19 ईयर्स में, कि एक माइंड, मतलब एक माइंड नहीं, वो जो आपका सुपर ईगो है, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये गलत है, और आपके बॉडी के हार्मोन्स बोल रहे हैं कि यही है जो भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उस लड़ाई में फंस के बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है वो कुछ भी कर नहीं पाते, हैंडीकैप्ड से हो जाते। तो अगेन वो इंडिविजुअल्स जो यहां पे फेल हुए हैं, उनका मेन प्रॉब्लम कहां पे आया है? सुपर ईगो और आईडी में प्रॉब्लम आया वहां पे। तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यही करना है जो मैंने सुपर ईगो और आईडी के कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन बताया था, कि अपनी इच्छाओं को देखो और ये मार्क करो कि कौन कौन सी इच्छा आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है आपके लिए, उनको मत पूरा करो, उनको छोड़ दो, वो आपके लिए उचित नहीं। ऐसी कौन सी इच्छा? अभी फिनाइल की गोली रखी हुई है कहीं पे, और उसको सफेद सफेद गोली देख के मेरा बहुत मन कर रहा है कि इसको खा के देखूं, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आती है, खाने में कितना मजा आएगा। तो ये वाली इच्छा कोई समझदारी भरी इच्छा है क्या? इसको पूरा करना जरूरी है क्या? अगर मेरे आईडी ने ये इच्छा करी कि गोली बहुत अच्छी लग रही है, खाने लायक लग रही है, बट वो चूहा मारने की गोली है, तो क्या उसको खाना समझदारी भरी बात है? तो अपनी आईडी के द्वारा पैदा की गई हर इच्छा को पूरा करना समझदारी नहीं है। उसके लिए आपको ये मार्क करना है कि कौन सी चीज आपके लिए हार्मफुल है, उसको हटाओ, जो हार्मफुल नहीं है आपके लिए उसको पूरा करने की कोशिश करो लेजिटिमेट तरीके से। तो यहां पे अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, सॉरी यहां पे अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, तो ये प्रॉब्लम से आप इस स्टेज में ओवरकम कर जाओगे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात पता है किसके लिए होगी? जो इस स्टेज में फंसा था ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी दुनिया के ऊपर ट्रस्ट करना। इसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी यहां पे सक्सेस अचीव करना। ये यहां पे अगर फंसा है कोई इंडिविजुअल, तो वो यहां पे जल्दी निकल सकता है, लेकिन कोई यहां पे फंसा हुआ है ना सॉरी, जो जितना पीछे फंसा हुआ है उसको मुश्किल उतनी ज्यादा होगी निकलने में। तो ये तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, आईडी और सुपर ईगो को मैनेज कर लो, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, मिड में बताया था। फिर अगला आता है आपका एडल्टहुड। तो वो जो आपका एडल्टहुड है, वो एडल्टहुड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब कहना है लव एंड बी लव्ड। तो यहां पे इंसान ये देखता है कि अब समाज में वो रिलेशनशिप्स बना रहा होता है, एक उसकी पहचान बना रहा होता है, तो क्या उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है? क्या वो जो चाहता है उसको प्राप्त कर सकता है? और क्या दुनिया उसकी वैल्यू को स्वीकार कर रही है? ये इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पे जो सक्सेसफुल आउटकम होता है, एडल्ट्स आर एबल टू फॉर्म लविंग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स। ये वो फेज होता है जब आप लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हो। कोई आपका दोस्त होता है, कोई आपका मेंटोर होता है, कोई आपका मेंटी होता है, कोई आपका बिलवेड होता है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर होता है। ऐसे अलग अलग तरह के लोगों से आपके संबंध बनते हैं। कोई आपके कॉलीग्स होते हैं, साथ में काम करने वाले,
तो इनके साथ आप बहुत अच्छा रिलेशन बनाते हो, बहुत अच्छे संबंध आपके इनसे बनते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं। ऐसा नहीं कि जब तक ऑफिस में काम कर रहे थे बस तब तक ही साथ थे और उसके बाद साथ छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं। और जो यहां पे एक्सेप्टेंस अपना प्रूव नहीं कर पाते अलग अलग वजहों से, फेलियर एट दिस स्टेज कैन लीड टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। तो उन्हें समाज में वैल्यू नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, मनचाहा पार्टनर नहीं मिलता, मनचाही नौकरी नहीं मिलती, तो वो लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होती, वो अलग थलग हो जाते समाज से। भीड़ में वो कहीं पीछे खड़े हुए नजर आते कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वी आर गुड फॉर नथिंग। और ऐसा क्यों होता है? अब इस स्टेज में सुधार करना गुंजाइश है, लेकिन बेटर यह है कि इससे पहले की स्टेजेस में सुधार कर लिए जाए। कोई इंसान इस स्टेज में फेल क्यों होता है? क्योंकि उसने नॉलेज और कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं किया अपने अंदर। जो ये वाली स्टेजेस थी, इन स्टेजेस में उसने नॉलेज और कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं किया। लेकिन ये स्टेज बहुत बड़ी स्टेज है, 20 साल की स्टेज है ये। और इस 20 साल की स्टेज में किसी भी पॉइंट पे आप हो अगर, तो आप नॉलेज और कॉम्पिटेंस डेवलप कर सकते हो, नॉलेज और स्किल्स डेवलप कर सकते हो। इस दुनिया में किस इंसान की वैल्यू होती? किसी के होने से उसकी वैल्यू थोड़ी होती है। किसी भी इंसान की वैल्यू उसके कर्मों से होती है। किसी भी इंसान की वैल्यू किससे होती है? उसके कर्मों से होती है। वो क्या नॉलेज रखता है, उसके अंदर क्या स्किल्स है। तो अगर आपके अंदर यहां तक नॉलेज और स्किल्स नहीं था तो यहां पे आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेज है, यहां पे अगर आपने नॉलेज भी डेवलप कर लिया, स्किल्स भी डेवलप कर ली, तो समाज आपकी वैल्यू वापस शुरू कर देगा। क्योंकि समाज को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। समाज उसी की वैल्यू करता है जो समाज को कुछ दे सकता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में। समाज सिर्फ उसी की वैल्यू करता है। तो आपको इस स्टेज में उस लायक बनना है कि आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो फिर आपके दोस्त भी बनेंगे, आपको पार्टनर्स भी मिले, पार्टनर या जो भी पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये सारे पार्टनर्स आपको मिलेंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपके बनेंगे लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि लोग आपको वैल्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू, जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, तो इस स्टेज में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद आपकी आती है मिडिल एजेस, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो लगभग 40 से 65 साल के बीच में आती है। व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड? अब इंसान के अंदर ये अर्ज होती है कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं या दे सकती हूं। अब वो दुनिया के ऊपर एक छाप छोड़ना चाहता है, एक इंप्रेशन छोड़ना चाहता है। अगर आप यहां तक सक्सेसफुल रहे हो तब वो दुनिया के ऊपर क्या करना चाहेगा? इंप्रेशन छोड़ना चाहेगा। पूछना अपने पेरेंट्स से, वो बोलेंगे कि ये सही बात है। और अगर वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा तो क्या होगा? अगर वो सक्सेसफुल होगा तो कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड हेल्प्स एडल्ट फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कि मैंने जीवन में कुछ किया है, मुझे अच्छा फील हुआ कि मैंने दुनिया को कुछ दिया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फेलियर एट दिस स्टेज में लैंड पीपल टू फील अनइन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपने आप को बाकी दुनिया और समाज से जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं करेगा। वो अकॉम्प्लिशमेंट की भावना उसके अंदर आएगी ही नहीं। तो ये अकॉम्प्लिशमेंट की भावना बहुत जरूरी है। आप अभी इस स्टेज से बहुत पीछे हो, आप इस स्टेज से पीछे हो। इवन मैं भी इस स्टेज से थोड़ा पीछे ही हूं अभी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप यहां तक सक्सेसफुल होते हो तो यहां पे भी सक्सेसफुल होने की गुंजाइश बड़ी होती। लेकिन यहां पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। और उसके सबके बाद में आती है, तो दुनिया में आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे? जब आप खुद कुछ लायक होंगे, जब आपने खुद कुछ अचीव किया होगा, नॉलेज गेन किया होगा, कॉम्पिटेंस गेन किया होगा और एक्सपीरियंस भी गेन किया होगा। क्योंकि नॉलेज और कॉम्पिटेंस तो पिछली स्टेज में भी था, लेकिन पिछली स्टेज में जो नहीं था वो क्या था? एक्सपीरियंस। लेकिन इस स्टेज में आपके नॉलेज और कॉम्पिटेंस को क्या चीज का बैकिंग मिल गया? एक्सपीरियंस का बैकिंग मिल गया। तो अब वो एक्सपीरियंस, नॉलेज और कॉम्पिटेंस आपको कंट्रीब्यूट करवाएगा दुनिया को। और वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रहा तो आप अकॉम्प्लिश्ड फील करोगे, नहीं रहा
तो आप अनइन्वॉल्व फील करोगे। और फिर सबसे एंड में इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अब बुढ़ापे की एज आती है जो 65 एंड अबव आती है। इसमें आदमी सिर्फ इवैल्यूएट करता है, इसमें इंडिविजुअल सिर्फ इवैल्यूएट करता है, वॉज माई लाइफ अ गुड वन और नॉट। अब उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में हॉर्मोन्स जो है वो वैसे नहीं बन रहे कि वो बहुत कुछ करना चाह रहा है। तो ना एनर्जी रही बॉडी में, ना इच्छाएं रही बॉडी में। तो अब वो सिर्फ क्या करता है, जो कुछ भी किया है उसने लाइफ में उसी को एंजॉय करता है। जो कुछ भी उसने लाइफ में अब तक किया हुआ होता है उसको अपने अचीवमेंट्स मान के, उनको याद कर करके उनको एंजॉय करता है। तो अब वो ये जानना चाहता है कि मेरी लाइफ वर्थ रही या नहीं रही, वर्थ लिविंग थी या नहीं थी। तो यहां पे विजडम का फैक्टर प्ले में आता है कि अगर इंसान सक्सेसफुल होता है, अपनी पूरे अलग अलग स्टेजेस में उसने अच्छे से चीजें करी होती, तो वो यहां पे क्या देखता है, ओल्डर एडल्ट्स लुक बैक ऑन देयर लाइव्स विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहां पे क्या आता है, संतुष्टि आती कि हाँ भाई, एक इंसान को जीवन में जो जो भी चीजें करनी चाहिए, एक सक्सेसफुल इंसान को जीवन में जो जो भी चीजें करनी चाहिए वो सब मैंने करी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फेलियर एट दिस स्टेज में लीड people to look back at their lives with regret, sorrow and bitterness। और अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज में आके किसी को अगर ये लगता है कि मैंने जो चीजें करी वो एप्रोप्रिएट नहीं थी या सफिशिएंट नहीं थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिग्रेट करता है। क्या रिग्रेट करता है, मैं उस समय वैसा कर सकता था, मैं उस समय वैसा कर सकती थी। ये रिग्रेट ही करता है वो अपने बुढ़ापे में, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है ही नहीं अब कि वो चीज को कर ले जो वो रिग्रेट कर रहा है, जो उसने नहीं करी थी या करी थी तो रिग्रेट कर रहा है, या नहीं करी थी तो रिग्रेट कर रहा है। अब उसको पीछे जाके अनडन नहीं किया जा सकता है अगर आपने करा था और रिग्रेट कर रहे हो, या आपको उसको पीछे जाके डन नहीं कर सकते हो जो आपने नहीं करा था और रिग्रेट कर रहे हो। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में तारतम्य बैठा के रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने किसी भी स्टेज में अगर आप हो, किसी भी स्टेज में अगर आप हो, जस्ट मेक श्योर कि आपकी पर्सनालिटी का मूल आपके आईडी और आपके सुपर ईगो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। जिस दिन आपने इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बैलेंस स्ट्राइक कर लिया, आप एक हैप्पी पर्सन बन जाओगे और आप सिर्फ हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपसे खुश रहेंगे और बाकी सारे स्टेजेस आपकी लाइफ के सॉर्टेड होने लग जाएंगे। तो आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, ऐसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं वो लाइफ के इस स्टेज पे, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो लाइफ के इस स्टेज पे हैं और कुछ कुछ एकदम अर्ली स्टेज पे हैं यहां पे। तो आप ये सारी स्टेजेस तो चली गई, अब आप सिर्फ एक काम करो, आपने सुपर ईगो और अपने आईडी को भी सेटिस्फाइड रखो और अपने सुपर ईगो के साथ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, और बस उसके बाद पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। लेकिन इसमें और हेल्प हो आपकी, इसके लिए मैं और भी आगे वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें कि आपको ना सिर्फ मैं थ्योरीज बता सकूं लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्यूशन भी दे सकूं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो बैच से रिलेटेड है। जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुझे आज ही पता चला कि अभी फ्लैट 25% का ऑफर चल रहा है फाउंडेशन बैच जो कि नई लॉन्च हुई है एनडीए 2025 फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, पराक्रम बैच जो एनडीए के लिए चल रही है, प्रारंभ बैच जो सीडीएस सेकंड के लिए चल रही है 2024, और इवन मिशन एसएसबी के लिए भी जो एसएसबी की बैच शुरू हो चुकी है जिसमें मेरा एक लेक्चर हो चुका है, और वो भी उसके अंदर भी 25% का फ्लैट ऑफ है। और ये ऑफर 18 मई तक है। और आप अगर मेरा कोड वर्ड यूज करते हो MSR लाइव, तो MSR लाइव, तो आपको ये 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर ये यूपीएससी एनडीए 1 सीडीएस 1 रिटन रिजल्ट्स आर आउट। अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करी है तो आप यू हैव क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर एसएसबी, सब्सक्रिप्शन विद अनअकैडमी विल बी फ्री। तो आप अपना जो एक फॉर्म है वीडियो के नीचे उसको फिल कर दोगे
तो एसएसबी की बैच आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है और एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको मिल जाएगी। मतलब 25% डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा, मतलब वो भी मैटर नहीं करेगा, आपके लिए फ्री ही हो जाएगी एसएसबी की बैच। देन फाउंडेशन बैच जो शुरू हो रही है अभी, एक्सक्लूसिव बैच है और ये 16 मई से शुरू हो जाएगी। इसके अंदर प्लानर क्या है ये भी जल्दी आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। देन वी हैव टारगेट एनडीए सेकेंड एंड सीडीएस सेकेंड बैच, जो कि पराक्रम और प्रारंभ जो कि चल ही रही है। ये बैचेस के बारे में बता ही चुका हूं मैं आपको। मिशन एसएसबी बैच के बारे में भी बता चुका हूं मैं कि ये बैच भी शुरू हो चुकी है। मेरा एक लेक्चर इसके अंदर हो चुका है, आई थिंक कल या परसों मेरा दूसरा लेक्चर होगा इसके अंदर। और ये आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर्स के नोट्स आप बनाते रहिए, जो कि आगे आने वाली रिटन एग्जामिनेशन और इवन एसएसबी के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड आई होप कि यू विल क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।